हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है डिमांड का पार्ट 2। इससे पहले का पार्ट 1 शायद आपने देख लिया होगा। और जिसने नहीं देखा प्लीज़ पहले वो जाके वो पार्ट देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिमांड और उसके डिटरमिनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे कैसे एक एक डिमांड, जो डिमांड का डिटरमिनेंट है वो कैसे उसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में चेंज लाता है। अब जो डिमांड पार्ट 2 है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड ही के वजह से हमें जो इनवर्स रिलेशन होता है उनके बीच में उसके बारे में पता चलता है। अब इससे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। कि लॉ ऑफ डिमांड की पहली ही लाइन में लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट। जो बाकी की चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद लिखा है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज एंड द डिमांड फॉर कमोडिटी डिक्रीज। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब है जैसे आप मार्केट में गए, आपने किसी प्रोडक्ट के प्राइस पूछे, पर आपको महसूस हुआ कि वो पहले से बढ़ गए हैं, तो आप उसे या तो खरीदोगे नहीं या तो फिर कम अमाउंट में खरीदोगे, है ना। अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदोगे, नहीं तो कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं, जैसे राशन भर के रख लेते हैं घर में। पर अगर प्राइस बढ़ने की वजह से तो आप क्या करोगे, उतना ही लिमिटेड लोगे जितना आपको यूज में है या फिर आपको नीड है उस चीज की। तो उससे क्या होता है, आपकी जरूरत कम हो गई ना उसके लिए, उसके प्राइस बढ़ने से। तो वही ऐसे ही प्राइस के बढ़ने घटने से हमारी डिमांड में असर पड़ता है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ये मैंने फॉर्मूले लिखा है। ये dx का मतलब होता है डिमांड फंक्शन रिलेटेड टू x। ये प्रोडक्ट हमारा x मान के चलिए आप कि हमारा कोई प्रोडक्ट है x, उसकी डिमांड का फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ x। ये प्राइस है x के px। और सेट्रेस पेरिबस, सेट्रेस पेरिबस मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमने बाकी के फैक्टर पढ़े थे, प्राइस, रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो सब क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। एक टाइम पे सिर्फ एक इवेंट के बारे में बात होगी। अगर यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बारे में बात हो रही है तो मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ही वो इवेंट है, और उसके अलावा हम सब चीज को क्या मानेंगे, हम सब चीज को मानेंगे कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को मैंने चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश की है कि प्राइस गोज अप द डिमांड गोज डाउन, if when the price goes down the demand goes up। ठीक है ना। उसके बाद अब चलते हैं हम, कुछ अजम्पशंस हैं यहाँ, उन अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे जो हमने अभी पढ़ के आए पीछे, वो उस जो लॉ हम पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ डिमांड, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस कब काम करेगी, वो अजम्पशंस क्यों कब लगेंगी, जब यहाँ पर सिर्फ प्राइस और उसकी डिमांड के बारे में बात हो रही होगी। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेंगी, और प्राइस घटेंगे तो डिमांड घटेगी, ठीक है। सिर्फ इन्हीं चीज जब ये वाला लॉ, ये वाला डिटर्मिनेंट है फैक्टर ऑफ एक्टिंग, जब अप्लाई होगा, ये इवेंट अप्लाई होगा, तब ये सारे जो अजम्पशंस लिखी ये कांस्टेंट मानेंगे हम, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड में हमने सब्सटीट्यूट गुड्स पढ़े थे और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे, कि ये दोनों जब एक इवेंट होगा, जैसे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी की बात हो रही है यहाँ भी, तो यहाँ मतलब ये दोनों हम मानेंगे कांस्टेंट, कि इनमें कोई चेंज नहीं आया। जो हमने टी कॉफी की बात की थी, पेट्रोल और कार के बारे में बात की थी ना, वो सब यहाँ पे हम मानेंगे कांस्टेंट। फिर इसके बाद आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ना, वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर की चेंज होने की वजह से कंज्यूमर कब शिफ्ट हो जाता है वन प्रोडक्ट टू अनदर, क्योंकि वो पैसों के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ही क्वालिटी क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है। वो तो इसलिए इस वजह से हम इसे कांस्टेंट मानेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर भी हम यहाँ कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि अगर कंज्यूमर का बजट होगा तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी परचेज करेगा, है ना। और कोई रिच होता है तो वो अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ही बाय करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर उस चीज को भी हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है।
फिर इसके बाद आते हैं ऑल यूनिट्स आर होमोजीनियस। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आप कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो आप उसके वो कंज्यूमर हैं जो उसके अलावा कोई और टाइप का शैम्पू या कोई और ब्रांड का शैम्पू नहीं लगाते। तो वो मतलब वो होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो आप उसे डेली यूज करते हो और डेली कंजम्पशन यूज करते हो, उसके अलावा कोई खरीदते नहीं हो। मतलब आपको दुकान में वो मिलेगा तो आप उसके अलावा कोई दूसरा खरीदोगे भी नहीं, चाहे प्राइस में चेंज आए, मतलब उस वो तो बात की बात है, पर आप उसे डेली कंज्यूम करोगे तो वो कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि सेमनेस। उसके बाद आते हैं कॉमोडिटी शुड बी नॉर्मल। जो कॉमोडिटी है वो नॉर्मल टाइप की होनी चाहिए, मतलब चीप नेसेसिटी गुड नहीं होनी चाहिए या इंफीरियर क्वालिटी गुड्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी असर डालते हैं हमारी लॉ ऑफ डिमांड में। फिर आते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि हमें जो फ्यूचर में कोई, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फ्यूचर में पेट्रोल बढ़ जाएंगे या पेट्रोल के प्राइस घट जाएंगे, उस हिसाब से भी वो फ्यूचर में कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी डिमांड में और है ना अंतर लाते हैं। अगर ये सारी अजम्पशन अप्लाई होंगी तब जाके हमारा लॉ ऑफ डिमांड होगा, तब जाके हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड है, और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा जब ये सारी अजम्पशंस एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद आते हैं हम डिमांड स्केड्यूल में और उसके कर्व में। डिमांड स्केड्यूल हेल्प करता है, देखिए हम अभी तक हम थ्योरी पढ़ के आए हैं, है ना, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा या थोड़ा बहुत नहीं, पर ये जो डिमांड स्केड्यूल होता है ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो इसके जो नंबर्स होते हैं इसकी हेल्प से आप इजीली समझ पाओगे हाँ प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड कैसे कम होती है, या फिर हम कैसे, मतलब बजट पे कैसे असर पड़ता है। तो उसके बारे में पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो it is a tabular representation या presentation showing that different quantities of a demand that the buyer are willing to buy at a different prices during a given period of time, एक समय पर। ठीक है, मान लीजिए आप पहले दिन गए, आपने 10 रुपए पर केजी कोई सामान आटा खरीदा, 10 रुपए पर केजी आटा खरीदा, आपने सिर्फ 6 केजी ही लिया, तो आपके कितने रुपए हो गए, 60 रुपए। ठीक, फिर आप दूसरे दिन गए तो उसने प्राइस बढ़ा दिया, उसके ने कर दिया 10 रुपए की जगह 20 रुपए। अब आप 20 रुपए केजी आटा लेके आए तो आपने सिर्फ 5 केजी ही खरीदा, तो आपको कितने रुपए, 100 रुपए हो गए। फिर आप तीसरे दिन गए तो आपको प्राइस मिला 30 रुपए पर केजी, तो आपने सिर्फ 4 केजी ही लिया, तो आपको कितने पड़े, 120 रुपए। इसी तरह से आप जब आपने देखा कि ये तो प्राइस बढ़ते गए पहले दिन से लेके दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन प्राइस बढ़ते गए, तो आपने देखा कि आपकी डिमांड भी कम हो गई, पहले 6 थी, फिर 5 हुई, फिर 4 केजी लिया आपने। पर आपकी जो जो बजट है या फिर इनकम है उस पर बहुत असर पड़ा। पहले आपने 60 रुपए खर्च किए, फिर दूसरे दिन आपने 100 रुपए, और तीसरे दिन आपने 120 रुपए। मतलब आपका जो खर्चा है वो बढ़ता ही गया, पहले 40 रुपए से, फिर 20 रुपए से, पर बढ़ता रहा। ठीक है, फिर इससे आगे चल, ये तो आपको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इससे आपको समझ आया होगा कि आपकी जो प्राइस बढ़ने से आपकी इनकम या फिर आपके डिमांड पे कैसे असर पड़ता है, या आपकी डिमांड कैसे कम होती है। अब इसकी कर्व के आगे चलते हैं, कर्व के बारे में जानेंगे। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व shows the quantity demand by the consumer at each price कि हमने कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी की है। अब यहाँ देखिए, हमने पहले P1 प्राइस पे हमने खरीदा, फिर P2 पे खरीदा यानी कि 20, और फिर हमने P3 पे खरीदा 30। ठीक है, और हमने Q में पहले 6 केजी लिया था, फिर 5 केजी लिया था, फिर 4 केजी लिया था। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ, जहाँ पर ये दोनों लाइन में इंटरसेक्ट होंगी, कनेक्ट होंगी, जहाँ जुड़ेंगी, उस पॉइंट को हम ए मान लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ से लेके P2 से खींचेंगे ये लाइन और Q2 से लाइन खींचेंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी उसे बी पॉइंट बोल दिया हमने। फिर उसके बाद P3 से खींचा और Q3 से खींचा, जहाँ पे ये दो लाइन मिली वहाँ सी पॉइंट बोला। जब हमने ये तीनों पॉइंट मिलाए तो वो हमारी डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, यही हमारा डिमांड कर्व होता है। ये एक्चुअल फॉर्म ऑफ, ये मान लीजिए आप ये डिमांड कर्व इसी तरह से शो करते हैं। ये जो लाइन है
इसी लाइन को हम डिमांड, जो ग्रीन लाइन है इसी चीज को हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये शो करता है कि हमारी जो प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी में चेंज आया है वो कितना है। यही वो चेंज है जो हमारी क्वांटिटी में चेंज आया है। ये आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, यही वो चेंज है। ठीक है, क्योंकि जहां से पहले यहाँ आपकी क्वांटिटी चेंज हुई और यहाँ से आपके प्राइस चेंज हुए, तो कितना चेंज आया। ये ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये आपकी पूरी क्वांटिटी में चेंज आया। ये आपको अभी डिमांड का थोड़ा ही समझ आया होगा, थोड़ा नहीं, पर आगे हम जो डिमांड की जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको पूरा धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे डिमांड कर्व बनता कैसे है, इसमें शिफ्टिंग भी होती है, मूवमेंट भी होती है ना। तो धीरे धीरे आपको वो सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पर अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि हमने यहाँ से P1 से एक लाइन खींची, फिर Q1 से लाइन खींची, और जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गए वहाँ हमने A पॉइंट बोला। ऐसे ही हमने बाकी तीनों पॉइंट से लाइन खींची और ये B और C पॉइंट कहलाए, और जो ये हरी लाइन पास हो रही है इन तीनों पॉइंट से, इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और इसी की हेल्प से हम बोलते हैं कि ये डिमांड कर्व है, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी जो प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी में असर पड़ा है, ये चेंज आया, उसे हम डिमांड कर्व की तरफ से शो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये क्या होते हैं अब वो पढ़ते हैं। मीनिंग, a movement along with demand curve is caused by change in price of the good, other thing remain constant। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना आपको मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। मूवमेंट कैसे होता है, ये देखिए नीचे आप देख रहे होंगे, पहले आपके प्राइस थे 10 रुपए, मान के चलिए आप, ठीक है, और आप इतने रुपए केजी, मान लीजिए 15 रुपए केजी आपने सामान खरीदा कोई यहाँ पर, तो आपने ये दोनों पॉइंट मिलाए, यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ से लाइन खींची, ये आपका एक पॉइंट बना, ये बना ए। ठीक है, ये मैंने बीच में इसलिए लिया है, अभी बताता हूँ किस वजह से मैंने लिया है। अब अगले दिन आप गए तो प्राइस 3 रुपए नीचे चले गए, और आपने 7 रुपए केजी पे आपको वो सामान मिला। ठीक है, तो आपने ज्यादा ले ली, आपने पहले 15 ली थी तो इस बार 20 ले लिए, तो आपके जो आपने यहाँ से लाइन खींची और यहाँ से लाइन खींची, तो आपको इतना बजट पड़ा, और यानी कि मतलब है ना, तो आपको ये बी पॉइंट मिला। पर आपने देखा वो तो ज्यादा डिमांड में आ गया था, तो इस वजह से उसी चीज के प्राइस फिर तीसरे दिन उसने बढ़ा दिए और वो 12 रुपए केजी कर दिया। तो आपने फिर ये लाइन बनाई और आपने सिर्फ कितने ले लिया, या आपने 10 केजी लिया, तो आपको ये पॉइंट मिला। ऐसे ही पॉइंट पहले दिन यहाँ किसका, तो यहाँ चला गया, पर फिर उसके तीसरे दिन पॉइंट खिसक कर यहाँ चला गया, है ना। तो ये एक ही डिमांड कर्व पे, ये देखा आप यहाँ पर कोई लाइन चेंज नहीं हुई, सिर्फ इसी वाली लाइन के ऊपर वो आगे ऊपर या नीचे होता रहा। इसे कहते हैं एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी, प्राइस कम हुए तो हमने डिमांड ज्यादा की, तो एक्सटेंशन अलॉन्ग विद डिमांड कर्व, जहाँ डिमांड कर्व हमारी एक्सटेंड हुई। हमने डिमांड ज्यादा कर दी थी ना, 15 से हमने 20 क्वांटिटी बोली, जब मैं 20 दे दो कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइस कम हो गए थे। पर यहाँ इसे कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, हमारी डिमांड कम हो गई, हमने 10-15 पहले, हमने सबसे पहले 15 ली, फिर 20 ली, पर फिर जो तीसरे पॉइंट पे हमारी जो प्राइस बढ़ गए थे, तो हमने कितनी ली, 10, तो हमारी डिमांड कम हो गई ना, सिकुड़ गई ना, तो उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। पर ये सब हुआ एक ही डिमांड कर्व पर, तो इसलिए कहते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब आप सब जानते ही हैं, एक टाइम पर सिर्फ एक ही इवेंट के बारे में बात होगी। फिर है यहाँ चेंज इन डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में यही अंतर है कि यहाँ पर मूवमेंट होती है एक ही डिमांड कर्व में, यहाँ पर देखिए आप 3 डिमांड कर्व दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर 3 डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होगी, वो कैसे होगी भी बताता हूँ। A shift in the demand curve, a shift in the demand curve is called by change in the factor of other than the price। ये जो चेंज होगा डिमांड कर्व में किस वजह से होगा, अदर देन जो फैक्टर होंगे प्राइस के, अदर देन दी प्राइस फैक्टर जो होते हैं, जैसे इनकम, रिलेटेड गुड के प्राइस, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इन सब में चेंज आने की वजह से ही इस डिमांड कर्व में चेंज आता है। अब वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर प्राइस लिखे हैं,
ये है 4000, ये तो है कांस्टेंट। और ये है, आप पहले कितने ले रहे थे आप, 5 kg। यहाँ पे इन्होंने अदर देन प्राइस बोला है ना, तो मतलब आप प्राइस को मानेंगे कांस्टेंट, वो हर स्थिति में सेम रहेगी, चाहे आपकी इनकम बढ़े या घटे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी दी है, मतलब प्राइस दिए हैं 4000 और आप क्वांटिटी ले रहे हैं 5, पर आपकी किसी कारण से मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपने फिर अगले दिन क्या किया, ज्यादा ले ली, आपने 6 kg ले लिए, 1 kg बढ़ गए ना आप। तो आपकी पहले डिमांड कर्व ये थी, ये वाली लाइन, पर आपने जब 6 kg ली तो आपकी डिमांड कर्व बदल गई, आप D2 पे चले गए, ये वाली डिमांड कर्व बन गई। इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ये वाला पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। मान लीजिए कंज्यूमर इनकम है वो बढ़ गई, यहाँ पे चेंजेस बारे में बताया ना, मैं चेंज कर बताता हूँ किस वजह से चेंज हो सकती है ये चीज, ये किस वजह से आप ज्यादा खरीदोगे, चेंज हो गई। प्राइस इन चेंज इन रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड में दो गुड्स आते हैं, एक तो आता है सब्सिट्यूट, दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ गए तो आपका गुड्स चीपर हो गया, तो आपने ज्यादा खरीद लिए, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कितने हुए, सस्ते हो गए, तो आपने ज्यादा खरीद लिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपको ज्यादा पसंद आया, वो आपको घर में बहुत लोग बोलने लगे कि वही ले गया वही ले गया, तो आपने वही ले लिए। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो बता दिया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में आपको लगा कि वो प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आपने ज्यादा खरीद लिए भी। और मान लीजिए आप कम कब कर दोगे, आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो आप D1 पे आ जाओगे वापस, यानी कि आपने 4 kg ले ली, फिर अगले दिन आपकी इनकम कम हो गई तो आपने 4 kg लिए, इसे कहते हैं D1। तो ये शिफ्ट हो गए ना, पहले आप D2 पे चले गए थे, फिर उसके बाद D1 पे आ गए, इस तरह से क्या हुआ, शिफ्ट होते रहे। यहाँ 3 डिमांड कब बने, इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। और इसके आपने चेंजेस भी पड़े, यहाँ तो सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होगा, मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड कर्व में। यहाँ पर जो प्राइस के अलावा जो फैक्टर होते हैं, एक्सेप्ट द प्राइस, यहाँ पे प्राइस को हम कांस्टेंट मानेंगे, जो जो अदर जो फैक्टर होंगे उन सब की वजह से ही चेंज आएगा। इसे कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अभी एक्सटेंशन बताया ना मैंने, कम प्राइस में ज्यादा खरीदेंगे तो एक्सटेंशन बोलेंगे, और ज्यादा प्राइस में कम खरीदेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इंक्रीज कब बोलेंगे, जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी या हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में लगेगा कि प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम ज्यादा कर देंगे, तो इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड, जब हमारी इनकम कम हो जाए तो हम डिक्रीज इन डिमांड कर देंगे। मूवमेंट एंड शिफ्ट, अब देखिए राइज इन प्राइस तो डिमांड का मूव्स अपवर्ड, जब यहाँ पर राइज प्राइस हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिमांड कम कर देंगे, फॉल इन, है ना। अगर मान लीजिए फॉल इन प्राइस हो जाए तो आप डिमांड को बढ़ा देंगे अपना, तो एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरह से फेवरेबल चेंज है, अगर कोई फेवरेबल चेंज होगा तो आप क्या, मान लीजिए आपकी इनकम फिर बढ़ गई, तो आपने कहा नहीं अब तो ज्यादा खरीदूंगा देसी की, तो मान लीजिए आपने देसी की ज्यादा खरीदने लगा तो आप D2 पे शिफ्ट हो गए। अगर आपकी इनकम फिर घट गई तो फिर से घट गई, तो आप फिर डालडा पे आ गए, तो मतलब आपने अपनी डिमांड कम कर दी देसी घी की। तो इसी तरह से पता चलता है आपकी डिमांड शिफ्ट हो रही है या मूव कर रही है। और आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको डिमांड कर्व के बारे में बहुत पता चला होगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी एजुकेशन नॉलेज मिलेगी। और थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।